कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से पहले आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, वहाँ पे जाके सर्च करना है सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर और आगे अपने सॉफ्टवेयर का नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ फॉर एडोबी, तो इसके बाद इस लिंक पे जाना है। ये एडोबी की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब हम सीखने जा रहे हैं प्रीमियर प्रो की बेसिक्स। प्रीमियर प्रो को जब आपने ओपन करना है ना, तो सबसे पहले आपको इस तरीके की स्क्रीन नजर आएगी। इसमें ये जो ऑप्शन है ये हमें न्यू प्रोजेक्ट बनाने का है, और इसके बाद ये साइड पर आ रहे हैं हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स जो मेरे चल रहे हैं क्लाइंट्स के साथ या अपने चैनल के। तो यहाँ से आपने न्यू प्रोजेक्ट पे जाना होता है। इधर सबसे ऊपर प्रोजेक्ट नेम में हमने अपने प्रोजेक्ट का नेम रख लेना है, जो कि हम रखेंगे बेसिक एडिटिंग, काफ़ी है। फिर आगे इसकी लोकेशन सेट करनी होती है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से चूज़ लोकेशन में जाएं और अपने कंप्यूटर में कोई भी जगह आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से कोर्सेज में जाके रील एडिटिंग कोर्स में इसको रख लेती हूँ। क्रिएट करते हैं। तो जब आप पहली दफ़ा प्रीमियर प्रो ओपन करेंगे वो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। और मैंने जब पहली दफ़ा प्रीमियर प्रो को देखा था मेरी ये हालत थी। कि भाई हम नहीं सीखने वाले इस सॉफ्टवेयर को, हम तो इसको बनने के बाद ही सीखेंगे। ये तो बहुत मुश्किल सॉफ्टवेयर है। और मैंने इसको बंद कर दिया था। उसके बाद मैं वापस चली गई थी अपने प्यारे फिल्मोरा के पास कि कोई बात नहीं, भले प्रोफेशनल एडिटिंग नहीं करता लेकिन सिंपल तो है ना। लेकिन रियल में ये सॉफ्टवेयर बड़ा सिंपल है और बहुत मजेदार सॉफ्टवेयर है। लाइक आप इसको सीख लेना तो फिर आप काफी अच्छी रील्स, अच्छी एनिमेशन आप बना सकते हैं। इसमें जो की फ्रेम का ऑप्शन है वो बहुत एंड लेवल है। अभी आप मेरे कोर्स में जितनी एनिमेशन देख चुके हैं वो सब मैंने प्रीमियर प्रो में ही बनाई है। तो जब आप ओपन करेंगे आपको इस तरीके का दिखाई देगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हम इसको सिंपलाइज करेंगे। सारी चीजें काम की नहीं है, कुछ बहुत ही बेसिक चीजें आपको बस सीखनी है। उसी की हेल्प से आप अच्छी एडिटिंग कर पाओगे। जी, सिर्फ बेसिक्स। मैंने नहीं बोला कि हम एडवांस, इंटरमीडिएट और ये सब कुछ करेंगे। हम सिर्फ प्रीमियर प्रो की बेसिक सीखेंगे। क्योंकि आपने ऐसा कोई पर्सन देखा है जो कहता हो कि मुझे प्रीमियर प्रो पूरा आता है या मुझे आफ्टर इफेक्ट पूरा आता है, मुझे फोटोशॉप पूरा आता है? नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं है। सब लोग बेसिक्स ही सीखते हैं और फिर उन बेसिक टूल की हेल्प से हम बड़ी एनिमेशंस बना सकते हैं। मुझे भी बेसिक्स ही आती हैं प्रीमियर प्रो की, और बेसिक की हेल्प से ही मैं इस तरह की रील्स बनाती हूँ। तो 90% ऑफ द टाइम आपको बेसिक की जरूरत पड़ती है, उसके अलावा किसी टूल की जरूरत पड़ती ही नहीं है। बेसिक्स ऑफ प्रीमियर प्रो सीखने के बाद नेक्स्ट चैप्टर में जो कि है एडवांस एडिटिंग सीक्रेट के बारे में, उसमें मैंने आपको जो एडवांस नॉलेज देना है और स्किल्स बतानी है, बस वो आपने समझ लेनी है अच्छे से। तो फिर आप प्रीमियर प्रो में अच्छी सी वीडियो एडिट कर पाएंगे। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं के इंटरफेस को। कि जो साइड पे छोटा सा बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये वो डब्बा है जहाँ से हम कंप्यूटर से चीजें ला के रखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो फिर मैं अपने कंप्यूटर में जाके सर्च करूँगी कि मुझे कौन सी वीडियो चाहिए, उसको हम उठाएंगे। जैसे ये GIF हम 3-4 उठा लेते हैं। इसको ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे प्रीमियर प्रो में आ चुके हैं। इसके साथ ये जो है ये है टाइमलाइन के ऊपर है, ये है हमारा प्रोग्राम विंडो और इसको बोलते हैं सोर्स विंडो। इसका काम क्या होता है, जैसे मैं ये वीडियोस ले आई हूँ, अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये सोर्स में आपको दिखाई दे रही है कि ये किस तरीके की दिखेगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको उठा के टाइमलाइन पे ले आती हूँ, फिर मुझे पता चलता है वीडियो ही बेकार थी, मुझे तो ये चाहिए नहीं थी, मुझे दूसरी चाहिए थी। फिर उसको टाइमलाइन पे ला के प्ले करके देखती हूँ तो मेरा टाइम काफी वेस्ट होगा। उस हमारे टाइम को बचाने के लिए प्रीमियर प्रो ने ये फीचर लाया है सोर्स का। मेरे पास इस प्रोजेक्ट विंडो में जो भी वीडियोस पड़ी हैं मैं कंप्यूटर से लेकर आई हूँ, उसमें मैं डबल क्लिक करूंगी और इधर मैं उसको प्ले करके देख लूंगी कि हाँ यही वीडियो थी जो मुझे चाहिए। अगर यही थी तो फिर मैं इसको उठाकर अपनी टाइमलाइन में ले आऊंगी। दैट सिंपल। अभी फिलहाल इसको डिलीट करते हैं टाइमलाइन वाली चीज़ को। इस चीज़ को मैं आपको और तरीके से समझाऊंगी। इसके बाद हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जब हमने प्रीमियर प्रो ऑन करना है हमने ये चीज़ें नहीं लानी, उससे भी पहले हमें बनाना होता है सीक्वेंस। यहाँ से फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, सीक्वेंस में जाना है और इधर से सेटिंग में जाकर ये सारी सेटिंग बेस्ट है। आपको जो रील्स के लिए चाहिए होती है वो 1080x1920 चाहिए होती है। तो अभी हम अपना रेशो रखते हैं रील का, क्योंकि ये जो पूरी मास्टर क्लास है ये रील एडिटिंग के बारे में है। फिर हम अपना रेशो भी रील का ही रखते हैं 1080x1920। इधर से स्क्वायर पिक्सल सेट करना होता है और जो FPS है वो आपने 30 रखना होता है। FPS क्या होता है, आपका फ्रेम पर सेकंड, और इंडस्ट्री में अभी यूज होते हैं 24 FPS। 30 FPS अच्छे रहते हैं। मेरा जो अभी मॉनिटर है ये 60 FPS तक को सपोर्ट करता है, तो 30 FPS बस ठीक है। इससे ऊपर जाएंगे बहुत ज्यादा स्मूथनेस आ जाएगी, वो अच्छी नहीं लगती। इससे नीचे जाएंगे वीडियो रफ हो जाएगी, वो भी अच्छी नहीं लगेगी। ये सही रहता है। यहाँ से मैक्सिमम बिट डेप्थ पे टिक कर लेना है, इसको भी टिक कर लेना है। और ये आपके पास सेव प्रीसेट का ऑप्शन होता है जहाँ से आप ना अपने प्रीसेट को सेव कर सकते हैं। इस सारे का नाम मैं रख लूँ शॉर्ट्स और इसको मैं सेव कर लूँ तो फिर ना ये मुझे सीक्वेंस प्रीसेट के अंदर यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने काफ़ी सेव किए हुए हैं। ऐसे करके हम सेव कर लेते होते हैं। सेव करने के बाद फिर यहाँ से शॉर्ट्स वाला, यूट्यूब शॉर्ट्स वाला उठा लेना है, इधर लिख लेना है अपना सेशन, ओके करते हैं। तो ये हमारा एक सीक्वेंस बन चुका है। लंबा चौड़ा प्रोसेस लग रहा है क्योंकि समझाने में टाइम लगा है, वरना ये बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है। और नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, न्यू सीक्वेंस में जाना है। सीक्वेंस प्रीसेट में जो आपके बने बनाए प्रीसेट होंगे, आपने शॉर्ट्स का बना के रखा होगा, बस उसको उठाकर आपने ले आना है
इसका नाम मैं रख लेती हूँ सेशन 2। ओके, तो ऐसे करके ये आपको सेशन का सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, ये सेशन 2 का दिखाई दे रहा है। सीक्वेंस बनाने के बाद ऑब्वियसली हम जो कंप्यूटर से लाए हैं, हम कंप्यूटर से जो GIF लाए हैं वो हम टाइमलाइन के अंदर लेकर आएंगे। और यहाँ पर चेंज सीक्वेंस सेटिंग हमने नहीं करना, कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग पे रखना है, क्योंकि इतनी मेहनत करके हमने सीक्वेंस बनाई है। अब अगर हम इस फोटो के हिसाब से सीक्वेंस को चेंज कर लेते हैं फिर मसला होगा। तो अब क्या करना होता है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। तो क्या आपको टाइमलाइन में कुछ नजर आ रहा है? नहीं ना, हमारी टाइमलाइन क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुई है तो हमें ये छोटा सा हमारा क्लिप नहीं नजर आ रहा। इसके लिए हम क्या करते हैं, टाइमलाइन को एक्सपैंड करने के लिए अपने कीबोर्ड से आप प्लस दबाएं तो आपकी टाइमलाइन बड़ी हो जाएगी और आपको अपना क्लिप दिखाई देने लगेगा। दूसरा तरीका टाइमलाइन को एक्सपैंड करने का ये होता है, नीचे आपको ये जो बार दिखाई दे रही है, इसको आप इस तरीके से जब करेंगे तो आपकी टाइमलाइन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। और जब आप इसको छोटा करेंगे तो आपकी टाइमलाइन बड़ी हो जाएगी, मतलब जूम इन होके आपको दिखाई देगी। ठीक है, ज्यादा आसान तरीका है, कीबोर्ड से माइनस दबा के इसको छोटा करें, कीबोर्ड से प्लस दबा कर आप इसको एक्सपैंड कर लें। अब हम इसको अगर प्ले करते हैं तो ये हमारी वीडियो है। इस प्रोग्राम विंडो का क्या काम होता है, ये आपको दिखाता है कि आपकी टाइमलाइन में जो है चीज वो कैसी दिखेगी प्रीमियर से एक्सपोर्ट होने के बाद। ठीक है, ये उसका एक तरह से प्रीव्यू होता है। अगर ये नहीं होगा तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि आप जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ बना रहे हैं वो प्रीमियर से निकलने के बाद कैसा दिखेगा। अब अगर मैं इसको मजीद बड़ा करना चाहती हूँ वो मेरी मर्जी है, बड़ा कर लिया तो अब मुझे एक्सपोर्ट होने के बाद ऐसा दिखेगा। कोई घंटे का क्लिप है, उसमें से आपने सिर्फ 5 सेकंड की चीज निकाल के लानी है, तो क्या आप उसको पहले अपनी टाइमलाइन पे लाओगे, फिर आप उसमें से देखोगे जी मुझे कौन सा सीन चाहिए था, उसको कट करोगे, फिर उसके बाद उसको यूज करोगे, तो ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। इसके लिए प्रीमियर प्रो में हमारे पास एक शॉर्टकट है। मिसाल के तौर पर मैं एक बड़ी वीडियो ले आती हूँ अपनी टाइमलाइन में, ये 1 घंटे की वीडियो है। अब इसमें से मुझे कोई पार्ट चाहिए, मैं इसको यहाँ पर लाऊं, फिर मैं उसके बाद इतनी बड़ी वीडियो है, लाइक आप देख लें इसको, ये 45 मिनट से भी ज़्यादा की है। ऊपर टाइम नजर आ रहा है ना, 49 मिनट 30 सेकंड्स की है। अब इसमें से मुझे कोई पार्ट चाहिए, मैं अपने भरे हुए प्रोजेक्ट के अंदर इसको लाऊंगी, प्रोजेक्ट के साथ ये मैसअप होगा, बहुत मसले होंगे, और फिर मैं इसके अंदर से कट करूंगी। एक लंबा प्रोसेस है। प्रीमियर हमें इसका शॉर्टकट ये देता है कि मैंने क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है तो मुझे ये ऊपर सोर्स विंडो में शो हो रहा है। अब यहाँ से मैं ये छोटा सा टाइम इंडिकेटर है इसको मैं आगे पीछे ले जाके देखूंगी मुझे कौन सा क्लिप चाहिए। तो मुझे इसमें चाहिए था ये हैकर वाला क्लिप। इसको मैं पकड़ती हूँ, जहाँ से आपने क्लिप को स्टार्ट करना है वहाँ पे इस चीज़ को रखकर आपने आई दबाना है, और फिर थोड़ा सा आगे जाकर जहाँ आपने क्लिप को एंड करना है वहाँ आपने अपने कीबोर्ड से ओ दबा देना है। ओ दबा दिया, ये हमारा क्लिप सिलेक्ट हो गया और इसको हम अपनी टाइमलाइन पे ले आए। कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स प्लस करते हैं। अच्छा, आगे हमने इन टूल्स को समझना है, लेकिन उससे भी पहले हम अपने प्रीमियर प्रो को इस कॉम्प्लेक्स शक्ल से सिंपल शक्ल में लेके आते हैं। अब हम एक लॉन्ग वीडियो की सीक्वेंस बनाते हैं, न्यू सीक्वेंस। यहाँ से हम इसको करेंगे 1920x1080 और हम इसको ओके करते हैं। तो ये हमारी एक लॉन्ग वीडियो की सीक्वेंस बन चुकी है। कोई क्लिप इसके अंदर ले आते हैं, ये वाला ले आते हैं, सेंसरशिप। अभी जो आपका पूरा प्रीमियर प्रो है इसके अंदर आपको ये सभी फीचर जो अभी दिखाई दे रहे हैं ना, ये नहीं चाहिए होते। इसमें से हम इफेक्ट्स वाले का करते हैं अनडॉक। प्रीमियर प्रो की अच्छी बात यह है कि आप किसी भी विंडो को उठाकर आप कहीं भी ले जा सकते हो। तो आप ऐसे करो, इफेक्ट्स वाले को इधर ले आओ, ये फ्रेम आए हो किसी काम का नहीं है, क्लोज करते हैं। एडिट टू टेप भी कभी काम नहीं आया, ये कैप्चर भी, इसको भी क्रॉस करते हैं। टेक्स्ट को हम फिलहाल रहने देते हैं, ऑडियो मिक्सचर इतनी नहीं काम आता, इन सब को हम क्लोज कर लेते हैं। जो सब चीज़ें काम नहीं आती उनको हमने क्लोज कर लेना है, जो चीज़ें काम आती हैं वो है इफेक्ट्स, कंट्रोल इफेक्ट्स। ठीक है, और ये एसेंशियल ग्राफिक को भी अनडॉक करेंगे। अनडॉक करके आप किसी को भी कहीं भी ले जा सकते हो। एसेंशियल साउंड को हमें नहीं चाहिए होता, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लिमेट्री कलर चाहिए हो तो हम ले आते होते हैं। ये बाकी सब को क्लोज कर दें, इनका नहीं ज़रूरत पड़ता आपको। ठीक है, ज़्यादा दिमाग इनके साथ खा पाने की कोई ज़रूरत नहीं। थोड़ा हमारा सिंपल हो चुका है काम, लेकिन अभी यहाँ से थोड़ा सा हम इसको सेट करते हैं, और ये जो चीज़ है इसको भी उठाकर अनडॉक करके हम इसी में ले जाते हैं। लाइब्रेरीज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मीडिया ब्राउज़र भी किसी काम का नहीं है। तो ये जो हमारी सेटिंग बनी है ना, ये हमारा प्यारा सा साफ़ सुथरा प्रीमियर प्रो बन चुका है, मतलब बहुत ही क्लीन, क्लियर, मिनिमलिस्ट सा।
अभी ऐसे अपनी सेटिंग कर लिएगा, बड़ा आपका दिमाग सुकून में रहेगा। कंट्रोल एस करके आपने सेव कर दे रहना है, यानी कीबोर्ड से कंट्रोल दबाना है और एस दबाना है साथ ही दोनों, तो आपका प्रोजेक्ट सेव हो रहेगा। कहीं लाइट चली जाए या कोई प्रीमियर प्रो क्रैश हो रहा है, अगर आपका पीसी थोड़ा हल्का वाला है तो प्रीमियर प्रो क्रैश होगा, तो उस केस में आपका प्रोजेक्ट ज़ाया ना हो। यहाँ से हम ले आते हैं एक स्टॉक वीडियो, उसको लाकर हम टाइमलाइन में रख लेते हैं। ये फैक्ट्री की वीडियो है जिसमें बॉटल्स बन रही हैं, ये पानी की बॉटल्स पैक हो रही हैं। ये है सिलेक्शन टूल, इससे हम किसी भी चीज को उठा कर कहीं भी धमका सकते हैं। द सेकंड वन इज आगे करना टूल, इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा ना इसको कॉम्प्लेक्स बनाती हूँ, फिर आपको समझाता है हम। ऐसे करके मेरा एक कॉम्प्लेक्स सा प्रोजेक्ट है और यहाँ पर मैंने कुछ ऐड करना है। अब मैं ऐसे अगर सबको पकड़ के लेके जा रही हूँ, छोटे प्रोजेक्ट के लिए तो ईजी है, लेकिन अगर यही प्रोजेक्ट 10-12 लेयर्स पर है तो फिर कितना मुश्किल होगा सारों को 10-12 को पकड़ कर आगे लेके जाना। इसलिए ये प्रीमियर में ऑप्शन है कि अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ ना, तो इससे आगे वाले सारे लेयर्स आगे हो जाएंगी बिना कुछ ख़राब हुए, ऐसे सारे लेयर्स आगे हुए। इसके बाद आता है रिपल एडिट। रिपल एडिट टूल का फ़ायदा है कि हम फुटेज को स्ट्रेच कर सकते हैं। रिपल एडिट के बगैर करने की कोशिश करोगे नहीं होगा। पांचवा है पेन टूल। पेन टूल से हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये ज़्यादातर मास्किंग में काम आता है। इसके बाद है टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया, इधर क्लिक किया तो यहाँ पर हमको एक अपना ग्राफिक बना नजर आ गया। जो भी टेक्स्ट लगाएंगे वो इस ग्राफिक के अंदर होगा, टाइमलाइन पर वो इस ग्राफिक के अंदर होगा। यहाँ पे मैं डालती हूँ मीडिया कंपनी, ठीक है। ये बाद में टेक्स्ट की डिटेल में बाद में जाएंगे कि इसको मज़ीद ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत कैसे बनाते हैं। इसको मैं पकड़ के जहाँ भी ले जाऊँगी वहाँ पर ये नज़र आएगा, मतलब मैं अगर इसको यहाँ पे ले गई तो टेक्स्ट गायब हो गया, अगर मैं ग्राफिक को यहाँ ले आई तो टेक्स्ट नज़र आ गया। यानी ये सारा मतलब टाइमलाइन का खेल है, बस इतना ध्यान रखना है। और ये आपको पहले भी पता होगा फिल्मोरा यूज़ करते समय। इसके अगला टूल तो कोई नहीं है, बस ये बेसिक टूल्स है। इसके बाद 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बताने लायक। तो ट्रांजिशन क्या होती है, हमारी 2 वीडियोस के दरमियान में जो चीज़ आती है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। यहाँ से इफेक्ट्स में जाते हैं, इफेक्ट्स के अंदर काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं। इसके अंदर है वीडियो ट्रांजिशन, उसमें यहाँ पर हमें काफ़ी सारी ट्रांजिशन मिल रही हैं। ये ज़्यादा काम की नहीं है पर इनको फिर भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। इनको एक बार आपने चेक करके देख लेना है कैसे इनको हम लगाते हैं। सिर्फ इसको ड्रैग करना है और 2 वीडियोज़ के दरमियान में लगा देना है, तो आपकी ट्रांजिशन लग गई है। ये वाली ट्रांजिशन हमारी लग गई है। जो ज़्यादा मज़े की ट्रांजिशन है वो हमारे पास प्रीमियर कंपोज़र के अंदर है। प्रीमियर कंपोज़र क्या है? प्रीमियर कंपोज़र फाइल हॉर्स की एक्सटेंशन है। आपने सिंपली जाना है गूगल पे, वहाँ पे सर्च करना है प्रीमियर कंपोज़र। मिस्टर हॉर्स का ये एक प्लगइन है एक, तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है सेटअप। आगे इसको इंस्टॉल करना बड़ा सिंपल है, इधर इन्होंने वीडियो दी हुई है। जब आप इसको इंस्टॉल करके ले आएंगे तो ये यहाँ पर शो नहीं होगा। विंडोज़ में जाएंगे, एक्सटेंशंस में जाएंगे, वहाँ पर फिर आपका प्रीमियर कंपोज़र और जितनी भी आपने एक्सटेंशंस लगाई हुई हैं वो आपको दिखाई देंगी। तो प्रीमियर कंपोज़र पे हम क्लिक करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, इसके अंदर हमें बहुत सारे टेक्स्ट प्रीसेट मिलते हैं, मतलब टेक्स्ट के बनी बनाई एनिमेशन। यहाँ से मैंने आपको जो टेक्स्ट बना के दिखाया था उसको फिर बाद में आपको एनिमेट भी करना पड़ना था। प्रीमियर कंपोज़र में बनी बनाई काफ़ी सारी एनिमेशंस आपको मिल जाएंगी, आपको खुद से टेक्स्ट को एनिमेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि ये हमें मिल रही है, फ्री है बिल्कुल। इसके लिए मिनिमम आपको प्रीमियर प्रो 2023 वर्जन चाहिए होगा। इसमें वैसे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, टेक्स्ट प्रीसेट हैं, ट्रांजिशन है, सोशल मीडिया के आइकन हो गए, लाइक का, सब्सक्राइब का, कमेंट का और काफ़ी सारे इस तरह के। फिर कुछ एरोज, शेप्स काफ़ी काम आते हैं और कुछ इसके साउंड इफ़ेक्ट्स हैं। साउंड इफ़ेक्ट्स इसकी कोई ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा जो इसमें मज़ेदार चीज़ है वो इसकी ट्रांजिशंस हैं और इसके प्रीसेट्स हैं टेक्स्ट के। अभी हम ट्रांजिशन के टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो अभी हम प्रीमियर कंपोज़र की ट्रांजिशन देखते हैं। सबसे पहले तो पैन है, पैन टू लेफ्ट, पैन टू बॉटम। इससे क्या होगा, मिसाल के तौर पे हम ये लेफ़्ट वाला लगाते हैं, साथ में इसके पास हमें साउंड इफेक्ट भी मिलेंगे। ऐसे करके बस आपने ड्रैग ड्रॉप कर लेना है, तो ये हमारा लग चुका। ऐसे इसका साउंड अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो वो भी सिंपल है। अभी ये ना ग्रुप हुआ हुआ है, इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, इधर से आपने अनग्रुप कर देना है, तो अभी ये साउंड और ऊपर वाली ट्रांजिशन अलग हो गई है। साउंड को डिलीट कर दें क्योंकि इसका ये जो पैन वाला साउंड है थोड़ा सा एनोइंग लगता है, ऐसे ठीक लगता है। ऐसी अगर हम कोई और ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं, इसकी बॉटम है, टॉप है, राइट है,
ये सब लगा लगा के आप देख सकते हैं। फिर इसके जूम आउट बड़े मज़े के हैं, जूम आउट एंड जूम इन। तो हम जूम आउट को यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास रोटेट की भी है, अच्छी नहीं लगेगी इधर। शेक एंड डिस्टोर्ट है, बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं शेक एंड डिस्टोर्ट को। लाइट लीक है, इसको लगाते हैं। अच्छा, ट्रांजिशन लाने के दो तरीके हैं, एक तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप करो आप ले आओ, और दूसरा तरीका है यहाँ से ऐड पे क्लिक करो तो वो खुद ही आपकी टाइमलाइन में आ जाएगी इस तरीके से। इसको पकड़ के आपने ले जाना है, और ये ध्यान रखना है कि जहाँ एक ट्रांजिशन ख़त्म हो रही है ना, वो इस जगह पर हो जहाँ पे आपकी वीडियो लेयर ख़त्म हो रही है। दूसरा सीन आपका जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे इसकी दूसरी ट्रांजिशन हो, फिर ये अच्छे से वर्क करेगा। आगे पीछे करेंगे फिर मसला होगा। इसी तरह जो ये वाली ट्रांजिशन है उसका भी आपने ऐसे ध्यान रखना है। ये देखें बिल्कुल लाइन सीध में है ना। अब हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो एडिटिंग में। लाइक अगर आपको अच्छा टेक्स्ट नहीं बनाना आता तो आपकी वीडियोस बेकार जाएंगी। टेक्स्ट को टाइप करने के लिए हमने टाइप टूल पे क्लिक करना है और फिर अपने सीक्वेंस में क्लिक करना है, और इधर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं अपना नेम ही टाइप कर लेती हूँ यहाँ पर। उठा के मैं इसको कहीं नहीं ले जा सकती जब तक मैंने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया हुआ है। अब मुझे कीबोर्ड से वी दबाकर अपना सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है, तो ये मेरा सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो गया। अब मैं इस टेक्स्ट को जहाँ मर्जी ऐसे करके मूव कर सकती हूँ, लेकिन मूव करने का जो बेहतरीन तरीका है वो इस सिलेक्शन टूल से मूव करना नहीं है। टेक्स्ट की सारी एडिटिंग के लिए हमारे पास अलग विंडो है जिसको बोलते हैं एसेंशियल ग्राफिक्स। इसमें टेक्स्ट के सभी फीचर्स हैं, जो कि एक बार आप समझ लें तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये जो मेरा टेक्स्ट है इसको मैंने कीबोर्ड से कैप्स लॉक दबा के लिखा है, इस वजह से ये कैपिटल है। लेकिन अभी क्योंकि हमें सभी इफेक्ट्स को डिटेल में समझना है तो इसको हम स्मॉल कर लेते हैं, स्मॉल लेटर से लिख लेते हैं इस तरीके से। एसेंशियल ग्राफिक का पैनल या कोई भी पैनल अगर आपको शो नहीं हो रहा तो आपने विंडो में जाना है और वहाँ से उस पैनल को टिक कर लेना है। तो ये हमारा एसेंशियल ग्राफिक खुल चुका है। ब्राउज में इनके कुछ बनी बनाई टेक्स्ट टेम्पलेट्स हैं जो कि फ़िलहाल के लिए तो हमें नहीं चाहिए। अगर आपने इनको यूज़ करना होता है, जैसे ये है, इसको मैं उठा के ड्रैग करूँगी टाइमलाइन पर। इसके अलावा भी बहुत सी यहाँ पे बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं टेक्स्ट की जो हमारे काम आती हैं। लोअर थर्ड में कुछ ये जो टेम्पलेट्स हैं कुछ तो प्रीमियर प्रो की अपनी हैं, कुछ मैंने इन्वेटो एलिमेंट से ला के इसमें डाली थी। कैसे डाली थी, यहाँ पे ये जो प्लस का आइकन है इन्वेटो एलिमेंट से मैं वो टेम्पलेट लाई। उसके बाद ये जो प्लस का आइकन है इस पर क्लिक किया और पीसी से उस ग्राफिक की टेम्पलेट को ले आए, तो फिर यहाँ पर ऐड हो गई। अब मिसाल के तौर पर मैं इसको ड्रैग करके ले आई हूँ। इसके बाद मुझे बस इसके अंदर जो पड़ा टेक्स्ट है, ये पड़ा टेक्स्ट, इसको मैंने चेंज कर लिया है। इसको मैं बैक स्पेस करती हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ अपना नेम। तो ये मेरा नेम उसी तरीके से एनिमेशन के साथ आने लग गया। ये जो प्रीसेट्स हैं, ये इस तरीके की टेम्पलेट्स हैं, ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव करती हैं। अब यही इफेक्ट मैं खुद बनाने बैठ जाऊँ तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बेहतर होता है कि आप खुद दिमाग खपाने के बजाय कुछ टेम्पलेट्स, ग्राफिक्स, ये वाली चीज़ें यूज़ कर लो। आपके काम की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी और स्पीड भी तेज हो जाएगी। तो खैर, एसेंशियल ग्राफिक में आपको इधर ब्राउज के पैनल में ये सारी टेम्पलेट्स दिखाई दे रही हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने खुद टाइप टूल से अपना टेक्स्ट टाइप किया जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है और मैं इसको अपनी मर्जी से एडिट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए ये ब्राउज के साथ आपको एडिट दिखाई दे रहा है। एडिट पे जाना है तो आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ये शो हो रहा है। इसको यहाँ से आप, सबसे पहले जो चीज़ है हमारे पास अलाइन। अलाइन में ये होता है कि अगर मैं लेफ़्ट वाला क्लिक करती हूँ तो हमारा टेक्स्ट लेफ़्ट दीवार के साथ चिपक गया है। सेंटर अलाइन में सेंटर के साथ, राइट में राइट के साथ, ठीक है। ये अप है, ये भी सेंटर है और डाउन है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में आए। तो यहाँ से मैं सेंटर क्लिक कर लूँगी और इधर से भी सेंटर, तो ये बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में आ चुका है। अलाइनमेंट वाली चीज़ों के नीचे ये जो सब है, इसके साथ आपको दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी फीचर्स हमें इफेक्ट कंट्रोल के अंदर मिलते हैं और वहाँ पर हम अच्छे से इनका यूज़ कर सकते हैं और हम ज़्यादा इजी तरीके से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर इस जगह से चेंज होता है हमारे टेक्स्ट का फ़ॉन्ट। जैसे अभी मैड्रिड प्रो फ़ॉन्ट है, इसके नीचे अगर मैं यहाँ से नीटी सेलेक्ट कर लूँ, हमारा टेक्स्ट इस तरह का हो गया। बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं इधर, कॉमिक, सैम्पल, सुपर टॉल्स, ये वाला जो है ना आजकल रील्स में बहुत यूज़ हो रहा है, डेविल नेट। मतलब कि ज़रूरी नहीं कि आपने इन्हीं फ़ॉन्ट्स के ऊपर इक्तफ़ा करना है जो प्रीमियर ने आपको दे दिए हैं, बल्कि आप खुद से फ़ॉन्ट्स लाकर भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए सिग्नोर फ़ॉन्ट। एसेंशियल ग्राफिक के अंदर जो टेक्स्ट का पैनल है
इधर मैं जाके सर्च करती हूँ सिग्नोर, मुझे नहीं मिल रहा। आपने जाना है गूगल पे, वहाँ जाके उस फॉन्ट का नेम सर्च करना है, सिग्नोर फॉन्ट। तो यहाँ से किसी भी वेबसाइट को खोल लेते हैं जो कि हमें फ्री में ये वाला फॉन्ट दे दे। तो ये हमें फ्री में डाउनलोड करने का दे रहा है ऑप्शन। तो ये हमारा फॉन्ट एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो ये वाला फॉन्ट ओपन करके ये हमारा फॉन्ट है, इस पर आपने डबल क्लिक करना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो आपका फ़ॉन्ट ना खुद ब खुद फिर प्रीमियर प्रो में, आफ्टर इफेक्ट में, जो भी सॉफ्टवेयर आपके पास पड़े हैं जो फ़ॉन्ट्स को सपोर्ट करते हैं उसके अंदर वो फ़ॉन्ट आ जाएगा। अब अगर हम प्रीमियर प्रो में जाएंगे, यहाँ पे जाके सिग्नोर सर्च करेंगे तो ये हमारा सिग्नोर फ़ॉन्ट आ चुका है, सेरिफ टाइपफेस। ठीक है, इस तरीके से अगर आप कोई भी अपना मज़ेदार फ़ॉन्ट लाना चाहते हैं तो उसको प्रीमियर प्रो में ला सकते हैं। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फ़ॉन्ट के नीचे जो अगली चीज़ होती है हमारे पास, ये ऑप्शंस काम के हैं। ये है साइड लाइन, कि आपका जो टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल आप पैराग्राफ लिख रहे हैं। अब इसको समझाने के लिए मैं एक पैराग्राफ ले आती हूँ यहाँ पर। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा पैराग्राफ इधर से स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट से, और राइट से ये इस तरीके की शेप बना रहा है। इसका मतलब है कि ये लेफ्ट अलाइन है, लेकिन और इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं इससे। तो अब ये पैराग्राफ सेंटर में पूरा है और साइड से बस जितनी जगह बची उसमें ये हुआ है। इसके साथ ऑप्शन है लेफ्ट अलाइन का, उसमें क्या होगा कि आपका फॉन्ट लेफ्ट से शुरू होगा। इसके नीचे अभी दो ग्राफिक्स है ना हमारे पास, एक मेरा नाम और दूसरा हमारा ये पैराग्राफ आ रहा है। तो ये जो पैराग्राफ वाला फॉन्ट है, ये जो पैराग्राफ वाला टेक्स्ट है, ये अलहदा ग्राफिक में है। टाइम लाइन पे अगर आप फोकस करेंगे, अलहदा ग्राफिक में है। ये जो मेरे चैनल का नेम है ये अलहदा ग्राफिक में है। ठीक हो गया। इस तरीके से आपने अलग-अलग ग्राफिक्स में रखना है ताकि आपके लिए इजी रहे। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो मैं अपने ही फॉन्ट को क्लिक करके करती हूँ। इसको फिलहाल स्क्रीन से निकाल देते हैं, अपने फॉन्ट को रखते हैं। इसमें ये फॉन्ट आ गया, फॉन्ट टाइप आ गई। फिर उसके बाद ये फॉन्ट का साइज़ है, यहाँ से आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं जितना आप बढ़ाना घटाना चाहें। फिर जो VA है ना, ये आपके फॉन्ट में जो आपके लेटर्स में स्पेस होती है उसको बढ़ाता है या कम करता है। कितनी ज़्यादा स्पेस आपने बढ़ानी है आप इससे बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं अपीयरेंस पर। इसमें फिल है आपके कलर का टेक्स्ट, आपके टेक्स्ट का कलर। मेरा दिमाग घूम गया ज़्यादा रिकॉर्डिंग करके। आपके टेक्स्ट का कलर, जो मर्जी कलर आप सिलेक्ट करना चाहें। हम येलो रख लेते हैं अपने टेक्स्ट का कलर। मैं फ़ॉन्ट चेंज कर लेती हूँ, फ़ॉन्ट मॉन्सिरेट कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ सके अच्छे से, ताकि आपको स्ट्रोक वगैरह की चीज़ें अच्छे से समझ आ सके। मैंने इसका रेड स्ट्रोक किया था। स्ट्रोक क्या होता है? आपके टेक्स्ट की आउटलाइन। स्ट्रोक जितना बढ़ाओगे उसकी आउटलाइन उतनी बढ़ती जाएगी। जितना चाहे आप इसको कम कर सकते हो। ठीक, तो ये मेरा कॉमिक सा टेक्स्ट बन चुका। मर्जी है आपने स्ट्रोक ऑन करना है या ऑफ करना है। ये अच्छा, फिल को हम अनसेलेक्ट कर लें, हमारा फिल ख़त्म हो गया। इसके बाद आता है हमारा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को टिक करते हैं। इधर से ये बैकग्राउंड का कलर है, यहाँ से आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर लें। ओपेसिटी है, बैकग्राउंड कितना ट्रांसपेरेंट होगा, कितना डार्क होगा। अगर आपने कैप्शंस डालने हो अपनी रील में, तो उसमें फिर ये अपीयरेंस वाले फीचर बहुत काम आते हैं। नीचे वाला जो ऑप्शन है उसमें प्रीमियर प्रो आपसे पूछ रहा है कि भाई अपना बैकग्राउंड कितना आपने फैलाना है, कितना ज़्यादा बड़ा करना है अपना बैकग्राउंड। इसके नीचे ये आपसे बैकग्राउंड की राउंडनेस पूछ रहा है, कितना उसको राउंड करना है। मतलब कि राउंड किया तो इस तरह का, राउंडनेस ख़त्म कर दी तो ये इस तरह का। इसके कॉर्नर्स बहुत सख्त हैं, लेकिन जब हम राउंडनेस इसकी बढ़ा देते हैं, जितनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं उतने इसके कॉर्नर्स नरम होते जाएंगे, गोल होते जाएंगे। अगर हम इसका स्ट्रोक ख़त्म कर दें तो ये हमारा टेक्स्ट है, अच्छा लग रहा है। फिर इसके बाद अगली चीज़ है शेडो। अगर हम इसका बैकग्राउंड हटा दें, ये आता है शेडो। शेडो में ये पूछ रहा है कि आपने अपने टेक्स्ट के पीछे कोई साया वगैरह डालना हो तो इरशाद करें। यहाँ से आप शेडो का कलर चेंज करें। जैसे सेम चीज़ें हमारे बैकग्राउंड की थी, वही सारी प्रॉपर्टीज़ शेडो की। यहाँ से इसका कलर चेंज करते हैं, वाइट रख लेते हैं हम। ये वाइट सा शेडो पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, हम रेड कर लेते हैं इसको। रेड शेडो आपको दिखाई दे रहा। यहाँ से शेडो की आप ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। हम बढ़ा देते हैं। ये शेडो का एंगल आ रहा है, अगर हम इसको चेंज करते हैं तो आपको इधर अपना शेडो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। पीछे आएगा, आगे आएगा, कहाँ आएगा ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलें, इधर काफ़ी है। और ये चीज़ हमसे पूछ रही है कि शेडो कितना दूर करना है आपने, कितना आपने दूर लेके जाना है या कितना आपने अपने टेक्स्ट के करीब करना है। इसके बाद ये वाला ऑप्शन हमसे पूछ रहा है कि आपने शेडो का साइज़ कितना बड़ा करना है।
अगर मैं अपने शेडो को दूर कर दूं और यहाँ से इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लें, तो ये सीन होता है इसमें। और इससे अगला ऑप्शन होता है कि अपने शेडो को कितना आपने स्मूथ करना है। इसको ऐसे रखेंगे तो हमारा शेडो फुल हार्ड है, लेकिन अगर हम इसको बढ़ा लेते हैं सॉफ्टनेस को, तो अब हमारा शेडो इस तरह का है। तो ये थे हमारे सारे ऑप्शंस। मुझे अपना टेक्स्ट इस तरह अच्छा लग रहा, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं अपना टेक्स्ट। अब इफेक्ट्स में हमारे पास एक बड़ा मज़ेदार इफेक्ट है जो हमारे टेक्स्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, वो है ग्लो। ग्लो में जाकर इधर से मैं करती हूँ VR ग्लो प्रीसेट, जो मैंने प्रीसेट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, ये आपको भी मिल जाएगा। और इफेक्ट्स कंट्रोल में जाकर इसकी जो सेटिंग्स हैं, इसी सेटिंग्स में कुछ नहीं छेड़ना, सिर्फ ब्राइटनेस कम कर लेनी है। 0.5 कर लिया, ये हल्का सा ग्लो आ गया। इस इफेक्ट के बगैर हमारा टेक्स्ट इस तरह का, इसके साथ इस तरह का 1 तो कर ही सकते हैं। तो अब मैं बात करने वाली हूँ हमारे प्रीमियर प्रो के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर की। ये अगर आपने सीख लिया ना, तो आपकी क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है। आप बहुत एंड लेवल की रील्स बना सकते हैं। जिस तरीके के डेविन जेतो के हमने मोशन ग्राफिक देखे, हमने ईमान गाजी के मोशन ग्राफिक देखे, वो वाले मोशन ग्राफिक हम भी प्रीमियर में बना सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इफेक्ट्स कंट्रोल की। ये पैनल अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो विंडो पे जाएं और इफेक्ट्स कंट्रोल को यहाँ से टिक कर लें। अभी ये कुछ इस तरीके से है, एनिमेशन की स्पेस बड़ी थोड़ी है, तो इधर क्लिक करके थोड़ी हम अपनी स्पेस बना लेते हैं। सबसे पहले है इसमें पोजीशन में ये सीन होता है कि आपका ऑब्जेक्ट स्क्रीन में कहाँ बड़ा हुआ है, ये है उसकी पोजीशन। तो ये वाला एक्स एक्सिस का है, यानी ये आपके ऑब्जेक्ट को राइट और लेफ्ट को लेके जाएगा, और ये वाई एक्सिस का है, यानी ये आपके ऑब्जेक्ट को ऊपर या नीचे लेके जाएगा। जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करके अपने माउस के कर्सर को राइट को करूंगी, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट राइट को जा रहा है, मेरा आइकन राइट को जा रहा है। अगर मैं इसको लेफ्ट की तरफ को ड्रैग करूंगी तो मेरा आइकन लेफ्ट को जा रहा है, राइट लेफ्ट। इसकी पोजीशन एक्स एक्सिस में चेंज हो रही है। तो अब मैं अगर इस पे क्लिक करके माउस के कर्सर को राइट को कर रही हूँ, ये वाई एक्सिस में नीचे को जा रहा है, वाई एक्सिस नेगेटिव। इसको अगर मैं ऊपर को कर रही हूँ तो ये वाई एक्सिस पॉजिटिव में जा रहा है। राइट लेफ्ट आप इस तरह कर सकते हैं, ऊपर नीचे आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज हमारे पास है स्केल्स। इसके नीचे है स्केल। स्केल होता है आपके ऑब्जेक्ट का साइज। जैसे अभी स्केल है 28, अगर हम इसको बढ़ा लेते हैं, साइज बढ़ गया, छोटा कर लेते हैं, छोटा होता होता प्रीमियर प्रो गायब हो गया। अगला फीचर है रोटेशन। रोटेशन से आप इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। टेक्स्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको हम रोटेट कर सकते हैं। इसके नीचे हमारा जो काम का फीचर है वो है ओपेसिटी। ओपेसिटी होती है ट्रांसपेरेंसी, जैसे हमने टेक्स्ट वाले में समझा। ओपेसिटी कम करो, होते होते ये गायब हो जाएगा। ओपेसिटी बढ़ाएं तो आहिस्ता आहिस्ता ये दिखने लग जाएगा। इसके नीचे ओपेसिटी में ही ब्लेंडिंग मोड के ऑप्शंस हैं, जिसको हमने बहुत ही डिटेल में आगे जाके समझना है। ओपेसिटी के अंदर यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है मास्क का। मास्क का क्या सीन होता है, आपने वीडियो पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स कंट्रोल में जाना है। ओपेसिटी के नीचे 3 चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहला है एलिप्स मास्क। इससे क्या होगा, एक सर्कुलर मास्क टाइप बन गया, यानी उस सर्कल के अंदर की जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाई देंगी और बाकी पार्ट वीडियो का गायब हो गया। इधर ये हमें ऑप्शन दे रहा है मास्क फीदर। मास्क फीदर में ये होता है आप कितना इसके फीदर को बढ़ाएंगे उतना ये इस तरीके से होता जाएगा। प्यारा लग रहा है। अगर आप कम कर लेते हैं बिल्कुल हार्ड इसकी एजेस हो जाएंगी। लेकिन फीदर से ये होता है कि आपको पता नहीं चलेगा वीडियो कहाँ से शुरू हुई कहाँ पे खत्म हुई। आपको वीडियो की एजेस का नहीं पता चल रहा, बड़ा स्मूथ चल रहा है सब कुछ। फीदर से अगला ओपेसिटी, मास्क की ओपेसिटी। मास्क की ओपेसिटी आपकी वीडियो की ओपेसिटी ही बन जाती है, कितना आपने इसको डार्क करना है या लाइट करना है। मास्क एक्सपेंशन यानी मास्क को आपने कितना बड़ा या छोटा करना है। फीदर को हम खत्म करते हैं पहले। अब मास्क एक्सपेंशन में क्या होगा, मास्क हमारा बड़ा होता जा रहा है या फिर छोटा होता जा रहा है। इसकी एक मज़ेदार एनिमेशन बनती होती है। एलिप्स के अलावा हमारे पास इधर स्क्वायर मास्क का ऑप्शन मिल रहा है। अंकल के बर्गर की प्लेट हम दिखाते हैं इधर से, तो ये मल्टीपल मास्किंग भी आप कर सकते हो।
साथ में जो पेन टूल है ये, इसकी मदद से आप कोई भी मास्क खुद से बना सकते हो। आपको जी एलिप्स या स्क्वायर नहीं बनाना, आपको बनाना है ट्रायंगल या आपको पेंटागन बनाना है, तो उसके लिए आपने यूज़ करना है शेप टूल को। जैसा भी है इसको पेंटागन ही बोलते हैं। चलिए ये सभी ऑप्शन हमने देख तो लिए, लेकिन अगर हम इस चीज़ को एनिमेट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपने इस क्लॉक के आइकन पे क्लिक करना है। रोटेशन को पहले हम 0 कर लें, बेचारा प्रीमियर उल्टा बैठा हुआ है, इसको सीधा कर लें। एनिमेशन के लिए आपने इस वाले क्लॉक के आइकन पे क्लिक करना होता है, इसको बोलते हैं टॉगल एनिमेशन। टॉगल एनिमेशन को हमने ऑन कर लिया तो साथ ही आपको शो हो रहा है कि ये एक छोटा सा की फ्रेम का आइकन इधर बन चुका है। ये इसको उधर ही ले जाएंगे और फिर थोड़ा सा आगे जाकर हम चाहते हैं कि ये होता होता बाहर चला जाए, तो अब क्या होगा, ये शुरू हुआ बाहर चला गया। बहुत फास्ट है एनिमेशन। स्लो करने के लिए की फ्रेम को दूर कर लेंगे। तो अब ये स्लोली स्लोली बाहर जा रहा है, थोड़ा सा नॉर्मल हो स्पीड, बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी, अब ये नॉर्मली जा रहा है। अब आप चाहते हैं कि स्क्रीन के बाहर से आए और यहाँ से होता होता स्क्रीन के बाहर चला जाए, तो की फ्रेम ऑन करना है। वाई एक्सिस से इसको हम ऊपर कर लेंगे, फिर थोड़ा आगे जाकर इसको नीचे कर लेंगे। तो इसको प्ले करते हैं। बहुत फास्ट एनिमेशन, अभी भी बहुत फास्ट है, मज़ीद दूर करें इसको। तो ये एनिमेशन हमारी 3 सेकंड में पूरी हो रही है। ज़्यादा स्लो हो गए अंकल आप। इसी तरह आप स्केल की एनिमेशन भी बना सकते हैं। की फ्रेम डिलीट करने हो, इस पर क्लिक करना है तो आपका की फ्रेम खुद ही ओके करके डिलीट हो जाएगा। अब स्केल का की फ्रेम लगाते हैं। शुरू में हम स्केल 0 कर दें और थोड़ा आगे जाकर स्केल इतना कर दें। पॉप टाइप एनिमेशन बन गई है। अब रोटेशन का की फ्रेम भी देख लेते हैं, उसको हम क्यों छोड़ें। यहाँ से पकड़ते हैं की फ्रेम स्टार्ट और इसको हम घुमाते घुमाते 360 डिग्री पे घुमा देते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो ये अब घूमना शुरू हो गया, बहुत तेज़ी से घूम रहा है। स्लो करना है, की फ्रेम को दूर कर दें। इसको भी साइड पे करते हैं। ओपेसिटी का की फ्रेम लगाने के लिए अभी ये क्लियर है आपको, लेकिन आगे जाके इसकी ओपेसिटी 0 कर देते हैं। तो ये ऐसे आहिस्ता आहिस्ता फेड हो रहा है। इसके बाद कुछ समझने लायक चीज़ें हैं। यहाँ पर आपकी प्रोजेक्ट विंडो के अंदर नीचे आपको कुछ आइकन्स दिखाई दे रहे होंगे। इनमें ये जो पेज फोल्ड टाइप का आइकन है ना, इधर आपको दिखाई देगा एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर क्या करती है, ओके कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं। ये आप जहाँ लगाते हो ना, उस पर आप जो एनिमेशन लगाओगे, जो इफेक्ट लगाओगे, वो उसके नीचे वाली सभी लेयर्स पे लग जाएगा। जैसे ये स्टॉक वीडियो ले आते हैं, ये हमारा एक क्लिप है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट लेयर लगी हुई है। एडजस्टमेंट लेयर पे मैं अप्लाई करती हूँ टिंट। टिंट से क्या होता है कि आपकी चीज़ के कलर उड़ जाते हैं और आप अपनी मर्जी के कलर्स उसमें कर सकते हो। यहाँ से मैंने इसको रेड कर दिया तो ये रेड हो गया। सीन इज दैट कि इस एडजस्टमेंट लेयर के नीचे जितनी भी चीज़ें होंगी वो रेड हो जाएंगी, उन पर ये टिंट का इफेक्ट अप्लाई होगा। लेकिन जो आपकी वीडियो लेयर असल में है वो बची हुई है। तो नीचे से मेरी वीडियो ये है। यहाँ पर अगला जो हमारा काम का ऑप्शन है वो है कलर मैट। कलर मैट में ये सीन होता है कि आप किसी भी मर्जी की पूरी अपनी स्क्रीन बना सकते हो। जैसे मैं अगर येलो कलर की बना लेती हूँ, इसको ओके करते, इसको ले आते, तो ये एक येलो कलर मैट बन चुका।
और मेरा जो प्रीमियर का आइकन है उसको अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ, इसके ऊपर ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और इसको हम करते हैं एनिमेट, जैसे की फ्रेम में हमने एनिमेशन की थी उसी तरह इसको दोबारा एनिमेट करते हैं। पोजीशन के की फ्रेम को स्टार्ट में नीचे, थोड़ी देर जाकर ये ऊपर आएगा। स्क्रीन के बाहर से ये आ रहा है इस तरीके से। बहुत तेज़ है, थोड़ा सा स्लो करते हैं। तो इस तरीके से ये आ गया। अगर आप चाहते हो कि आपका ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड के साथ चिपका हुआ ना दिखे बल्कि वो थोड़ा थोड़ा उभरा हुआ दिखे, तो उसके लिए हमारे पास इफेक्ट होता है ड्रॉप शेडो का। इफेक्ट में जाना, ड्रॉप शेडो सर्च करना है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेरे बने बनाए प्रीसेट आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन इधर से आपने जाना है पर्सपेक्टिव के नीचे जो ड्रॉप शेडो, तो इधर आपको पर्सपेक्टिव के नीचे एक ड्रॉप शेडो दिखाई देगा, उसको अपने ऑब्जेक्ट पे पेस्ट करना है। इफेक्ट्स कंट्रोल में जाना है, तो इधर ये शेडो की सारी सेटिंग दिखाई दे रही है। ओपेसिटी हम इसकी 100 कर लेते हैं। डायरेक्शन इसकी ठीक है। डिस्टेंस आपने कितना बढ़ाना है, ज़्यादा करना है, कम करना है, तो इतना डिस्टेंस अच्छा रहेगा। डिस्टेंस के बाद आपने सॉफ्टनेस देखनी है, सॉफ्टनेस हम इसकी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से हमारे ऑब्जेक्ट पर हल्का सा शेडो आ गया है। पर क्योंकि येलो बैकग्राउंड है, तो जब हमने शेडो ऐड किया है तो वो जो येलो कलर है थोड़ा डार्क हो गया है, तो वहाँ से येलो कलर थोड़ा डार्क हो गया है, हमारा शेडो अप्लाई हो गया। लेकिन इसी को वीडियो के ऊपर ले जाते हैं, तो ये वीडियो के ऊपर आपको हल्का हल्का सा शेडो दिखाई दे रहा होगा। अगर आपने कोई इफेक्ट अपने ऑब्जेक्ट पे लगाया है और आप देखना चाहते हैं कि वो चीज़ इफेक्ट के बगैर कैसे लगेगी, जैसे ये जो प्रीमियर का लोगो है ये ड्रॉप शेडो के बगैर कैसा लगेगा, उसके लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं ड्रॉप शेडो के लेफ्ट पे एक आई बटन है, उस पर क्लिक कर लो तो ये इफेक्ट हाइड हो गया है। अब हमें दिख रहा है हमारा प्रीमियर का लोगो शेडो के बगैर। अब हम इसको अनहाइड करते हैं, तो ये हमारा लोगो है शेडो के साथ। तो शेडो के साथ ये थोड़ा उभरा उभरा और अच्छा लग रहा है। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि जो प्रीमियर का लोगो है उल्टा नजर आए, तो उसके लिए हम यूज करते होते हैं फ्लिप। इफेक्ट्स में जाके फ्लिप सर्च करना है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप, वर्टिकल फ्लिप। हॉरिजॉन्टल फ्लिप लगाओगे तो इस तरीके से उल्टा हो जाएगा आपका, जैसे शीशे में नजर आता होता है। अंडू कर लेते हैं। वर्टिकल फ्लिप लगाओगे तो ये इस तरीके से उल्टा हो जाएगा। ये चीज़ें काम आती हैं, कभी आइकन लेकर आए उसको राइट लेफ्ट करना हुआ तो उसके लिए काम आता है। अगर मैं यहाँ पे आइकन ले आती हूँ एक, ये आइकन मैं ले आई हूँ, लेकिन मुझे करना है कि ये पर्सन उंगली से इशारा लेफ्ट साइड पे कर रहा हो, तो उसके लिए इस्तेमाल होगा फ्लिप। हॉरिजॉन्टल फ्लिप इसके ऊपर ड्रॉप कर लेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ हो गया। अगर इसके ऊपर वर्टिकल फ्लिप ड्रॉप कर लेते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा इस तरीके से। जब आप अपनी एनिमेशन बना लेंगे, वीडियो बना लेंगे, उसके बाद आपको उसको एक्सपोर्ट करना होगा ऑब्वियसली। तो एक्सपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम बात कर लेते हैं। अब जो मेरी पूरी वीडियो है वो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, मैंने आपको जो मोशन ग्राफिक में बताया वो सब भी है, मतलब इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं। पूरे कोर्स में जितनी भी चीज़ें समझाई थी वो सारी इस कॉम्पोजिशन में है। एक तरीका तो है कि हमने अपने पूरे सीक्वेंस को करना है, लेकिन इन दिस केस मैं चाहती हूँ कि मैंने पूरी सीक्वेंस को नहीं करना, मैंने सिर्फ इतने हिस्से को करना है एक्सपोर्ट। तो उसके लिए इधर आकर अपने कीबोर्ड से आई दबाना है और जहाँ पे एंड करना है वहाँ से आपने ओ दबाना है। इससे आपकी टाइमलाइन का ये खास हिस्सा सिलेक्ट हो चुका है और जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो यही पार्ट एक्सपोर्ट होगा। अब एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, इधर से भी एक्सपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं, आप फाइल से एक्सपोर्ट में भी जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। इधर जाके कुछ सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है। फाइल का नेम कुछ भी रख लें, प्रीमियर चेक रख लेती हूँ मैं। देन इसकी लोकेशन आपने सेलेक्ट करनी होती है, क्या ये एक्सपोर्ट होने के बाद कहाँ जाए। अच्छा, मैं इसके लिए फ्री वाले फोल्डर को सिलेक्ट कर लेती हूँ, सेव करते हैं। फिर से इसका नेम सीक्वेंस 5 हो गया। एक्चुअली आपको लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद अपनी फाइल का नेम चेंज करना चाहिए, क्योंकि जब आप लोकेशन सेलेक्ट कर रहे होंगे तो उसका नेम दोबारा ख़राब हो जाएगा। इसके नीचे आ रहा है फॉर्मेट, इसमें फॉर्मेट में हमने H.264 रखना होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, कुछ सपोर्ट करता है यूट्यूब, कुछ नहीं करता, तो बेस्ट रहता है H.264। इसके ऊपर प्रीसेट का ऑप्शन है, मैच सोर्स, एडेप्टिव हाई बिट रेट, एडेप्टिव मीडियम बिट रेट, और ये मैंने एक प्रीसेट बना के रखा हुआ है H.264। 99% एडिटर्स विल नेवर बिकम प्रो। उस वीडियो में जो एक्सपोर्ट सेटिंग थी उस टाइम में प्रीसेट बनाया था, उसी का नेम इसने यहाँ पे रख लिया। ये मैंने अपनी बेस्ट एक्सपोर्ट सेटिंग का बनाया था प्रीसेट। खैर, यहाँ से आपने रखना होता है एडेप्टिव हाई बिट रेट। इससे क्या होगा कि बेहतरीन जो क्वालिटी है वो आपको मिलेगी। मीडियम में थोड़ी सी कम हो जाती है, लो में तो बहुत ही कम। यहाँ पर फ्रेम साइज आ गया, फ्रेम रेट 30 FPS हमने किया हुआ है, फील्ड प्रोग्रेसिव की हुई है, एस्पेक्ट, स्क्वायर पिक्सल, ये सारी जो सीक्वेंस बनाते वक्त चीज़ें थी ना वही आ गई हैं।
इधर से आपने रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ को कर लेना है, यूज मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी, इसको भी टिक कर लेना है। अल्फा चैनल को गलती से भी टिक नहीं करना, ये बहुत मसले क्रिएट करता है। ये उन चीजों के लिए होता है कि अगर आपने सिनेमा पर या अपने बड़ी स्क्रीन पर अपनी वीडियो शो करनी होती है तो उसके लिए ये फीचर होता है। हमारी छोटी चुनी मुनी स्क्रीन के लिए ये नहीं होता। बाकी सब सेटिंग ठीक होती है। अब इसके बाद हम इसको करते हैं एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक। इस तरीके से लोडिंग होगी और आपकी चीज एक्सपोर्ट हो जाएगी। प्रीमियर कंपोजर के अंदर हमें जो दूसरा फीचर मिलता है वो यूजर लाइब्रेरी का है। इसका फायदा ये होता है कि लाइक नीचे आपको ऐड फोल्डर का बटन दिखाई दे रहा है ना, इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो अपने पीसी से कुछ भी लाकर प्रीमियर कंपोजर में रख सकते हैं। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, ये जो मेरा एडिटर डेटाबेस वाला फोल्डर है इसके अंदर मेरे सभी एडिटिंग एसेट है। इस फोल्डर को मैंने क्या किया, यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर करके प्रीमियर कंपोजर के अंदर डाल दिया। उससे क्या हुआ कि मेरा ये जो फोल्डर है ये प्रीमियर कंपोजर के अंदर ओपन है। यानी अगर मुझे कोई भी एडिटिंग एसेट चाहिए ना तो मुझे कंप्यूटर में जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मेरा कहाँ पड़ा था एसेट, मैं फोल्डर्स के अंदर जा जाके उसको ढूंढूं। नहीं, ये एडिटर डेटाबेस पड़ा है, इसके अंदर ये सारे फोल्डर्स मेरे पड़े हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे शॉट आपको क्लियर नजर आए, इसको बड़ा करना चाहेंगे तो आपकी टाइमलाइन खत्म हो जाएगी, इश्यूज आएंगे। तो इसके लिए हम अपनी स्क्रीन में कुछ बड़ा बदलाव लाते हैं। इसको यहाँ से अनडॉक पैनल करेंगे और प्रोग्राम विंडो को उठा के इधर ले जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको अपनी शॉट्स की सीक्वेंस भी सही से नजर आ रही है और आप टाइमलाइन में भी अच्छे से काम कर पा रहे हो, इधर प्रोजेक्ट विंडो में भी सही से चीजें देख पा रहे हो। अब इस सेटिंग को आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से विंडो में जाना है, वर्क स्पेसिस में जाना है और यहाँ से आपने कर लेना है इसको सेव एज अ न्यू वर्क स्पेस। इसका नाम हम रख लेते हैं रील्स वर्क स्पेस।